नमस्कार दर्शकों, टेम्पल ऑफ हीलिंग की तरफ से मैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना कुछ उन बहुत खास लोगों का सम्मान करना चाहता हूं जिन्होंने प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए कुछ अद्भुत प्राप्त किया है। जी हाँ, मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं पारुल और रणंजय पांडे जी से, जिन्होंने लेट मैरिज के बावजूद एक ऑर्गेनिक बेबी की प्लानिंग की। तो रणंजय जी, जरा बताइएगा। पीयूष भाई, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने हमें इस सुंदर मंच पे बुलाया और साथ ही हमारी कहानी दुनिया तक पहुंचाने की आपने कोशिश करी, और इसके लिए हम दोनों आपका धन्यवाद करते हैं। देखिए, ये इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जैसा लगता है कि जैसे हमने कुछ बड़ा कार्य किया। हमारी मंशा ये नहीं थी कि हम कुछ बड़ा करें और हमारा नाम हो। इसके पीछे एक ही मंशा थी कि भय जो है, महिलाओं में बहुत बड़ा एक दर्द भय होता है कि कैसे प्रेगनेंसी होगी, और प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी जो है वो बहुत भयावह किस्म की एक उसके बारे में अवधारणा है। और एटलीस्ट एक साइकोलॉजिकली मेंटली women have this fear of pregnancy and delivery. Most of them, काफ़ी महिलाओं में नज़र आता है ये। ऐसा है कि ये डर महिलाओं में इतना ज़्यादा है क्योंकि सही जानकारी नहीं है लोगों के पास। तो जब सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो फिर हम जो भी चीज़ देखते हैं अपने आसपास, उसके हिसाब से हम कुछ धारणा बना लेते हैं और फिर उसी डर को लेके हम जीते रहते हैं। तो इस बारे में हम दोनों काफ़ी क्लियर थे कि प्रेगनेंसी जो है ये कोई डरने की बात तो नहीं है। हमारा ये पहले ही से मानना था कि जिस तरह से सारे जानवर हैं प्रकृति में, कोई भी जीव है, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, इनके किसी की भी प्रेगनेंसी और इनके डिलीवरी को लेके कोई इतना बड़ा हवा नहीं होता है कि पता नहीं क्या होगा, सब नॉर्मल है कि नहीं है, सब ठीक तो है। तो बस ये चीज़ इंसानों में ही क्यों इतना डर है? जब उनके आराम से प्रेगनेंसी हो जाती है, न किसी की सलाह लेते हैं, न किसी से पूछते हैं, और बच्चे भी अपने आप हो जाते हैं और वो मदरहुड भी अपने आप सीख जाते हैं, और हमें हर चीज़ के लिए क्लासेस और हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमें हमेशा बहुत अजीब लगता था। ये ऑर्गेनिक बेबी कैसे आपने बताया? तो पीयूष भाई, जो है ना, जब हम करीब 15-20 साल से सुनते थे हमेशा कि ये सेब जो है ये ऑर्गेनिक है, ये आलू ऑर्गेनिक है, और जितनी साग सब्जी आप ऑर्गेनिक खाएंगे उतना हेल्दी रहेंगे। तो कई बार मन में विचार आया करता था कि हम ये साग सब्जी फल को तो इतना संभाल के हम डालते हैं मुंह में, लेकिन दवाइयाँ हम खाते जाते हैं। इंसान का शरीर इनऑर्गेनिक हो गया है और हम सब्जियों को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ ऑर्गेनिक मिले जिसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं किया। अब बताऊं तो सबसे पहले हम लोगों का दोनों का इस तरफ इंटरेस्ट था, इस पूरी चीज़ की तरफ हमारा इंटरेस्ट, हमारा रुझान पहले से था। हम दोनों मिले भी पहली बार तो हम लोग योगा ट्रेनिंग में मिले थे, योगा टीचर्स की ट्रेनिंग में हम लोग साथ में मिले थे, और नेचुरोपैथी भी हमने साथ में सीखा। तो ये सारी बातें, ये डिस्कशंस हमारे होते रहते थे, और उसी दौरान, उन्हीं बातों के दौरान एक बार ये टॉपिक निकला और उन्होंने बोला कि अपना बच्चा ना ऑर्गेनिक बेबी होना चाहिए, और वहीं से बस ये शुरू हो गया कि ऐसा कुछ किया जाए। तो बताएं उसके आगे की प्लानिंग आपकी कैसी रही? तो पूरा थॉट ये था कि इस पूरे प्रेगनेंसी के दौरान जो है, पारुल ने एक बात जो मुझे बहुत इंस्पायर करी थी, पारुल आपकी बात, वो थी कि जब इंसान का जो प्रेगनेंसी, अगर एक महिला की प्रेगनेंसी अगर नॉर्मल है तो उसकी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी, और जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड अगर आप डिलीवरी देखें तो उनकी प्रेगनेंसी के दौरान ही कॉम्प्लिकेशंस आते रहते हैं। तो ये बहुत जिम्मेदारी वाली बात उन्होंने कही कि अगर एक महिला ने अपना ध्यान रखा है, अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी आत्मा का, वो जुड़ी है अपने आप से, शांत है, वो खुश है, हेल्दी है, हैप्पी है, तो ज़रूर उसकी प्रेगनेंसी भी वैसी होगी, उसकी डिलीवरी भी वैसी होगी। तो कैसे किया आपने ये? तो उसके लिए उसमें भी जो मैं तो सपोर्टिंग रोल ही था, लेकिन पारुल अपने आहार का ध्यान दिया करती थी, योग किया करती थी, प्रैक्टिस, आसन, प्राणायाम वगैरह। तो ऐसे हमने फिर सोचा कि ये पूरे के पूरे प्रेगनेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कनेक्टेड हम रहें अपने इंटरनली, अपने सोल के साथ में, जो आत्मा आ रही है उसके साथ में उसका इन्विटेशन करें उसी तरीके से। और
पारुल का ध्यान जो है वो हमेशा कर रही थी। तो रोज़ जो है नित्य उसका ध्यान हुआ करता था। और इसका बहुत फ़ायदा भी हुआ। मतलब एक हमारा ये मानना है कि हमारा शरीर जो है हमेशा हमारे साथ कम्युनिकेट करते रहता है, हमें बताते रहता है क्या सही है क्या नहीं है। सिर्फ हमारे पास पेशेंस होनी चाहिए उसकी बात सुनने की, या उसके साथ जब हम जुड़े रहते हैं ना, बहुत सारी बातें हमें खुद ही पता चलती हैं। तो जब ये तय हुआ कि हम लोग किसी डॉक्टर से नहीं मिल रहे हैं, या हम लोग किसी दवाई का या किसी सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड का सहारा नहीं लेंगे, तो एक ही बात का मुझे विश्वास था कि कहीं अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, कोई भी खतरे वाली बात हुई, तो मुझे अपने शरीर से संकेत ज़रूर मिलेगा। अरे वाह! और अगर ये जहाँ ये संकेत मिला, वहाँ पे मुझे अगला स्टेप क्या लेना है ये तय हो सकता है। तो बस इसी विश्वास के साथ हम लोग चल रहे थे कि जहाँ कहीं कुछ होगा तो अंदर से ही कोई ना कोई आवाज़ आएगी। घर वालों ने सपोर्ट किया आपको? नहीं पीयूष भाई, ऐसा कार्य करने के लिए जो है ना, दो पागल 100% कमिटेड होने चाहिए। तो हम आधे पागल नहीं थे, हम पूरे पागल थे। और इसलिए हमको अटल विश्वास था, दृढ़ संकल्प था कि ये तो होना ही है। और उतना ही जो हमारे घर वाले कहते थे कि ये तो दे आर गोइंग बैक टू द आइस एज, ये स्टोन एज में जा रहे हैं, ये तो ऐसे आदि मानव ऐसे हुआ करते थे, ऐसे बिहेव कर रहे हैं लोग, तो पागल है। अपने डाइट में मैक्सिमम हम लोग नेचुरल लिविंग फूड्स का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब वो खाना जो कि पकाया हुआ नहीं है। तो बहुत सारा फ्रूट, बहुत सारा सैलड, जूसेस, फिर कुछ मात्रा में नट्स, जो ड्राई फ्रूट्स और नट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे रोज़ के दैनिक आहार का हिस्सा थीं। और इसके अलावा मूवमेंट के लिए बताऊं तो मैं खुद योगा टीचर भी हूं, तो योगाभ्यास मेरा नियमित चल रहा था। घर के अंदर घर के काम भी मैं खुद ही कर रही थी। मैं जॉब भी कर रही थी। करीब बर्थ से कोई 2 हफ्ता पहले मैंने काम करना बंद किया था, अदरवाइज मैं ऑफिस भी जाती थी रोज़। घर के अंदर पोछा वगैरह करना, ये सारा काम जी 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 इनफैक्ट वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, क्योंकि जब बैठ के हम लोग पोछा लगाते हैं तो हमारे जो ये पेल्विक मसल्स हैं इनको अच्छा एक्सरसाइज मिलता है और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो पोछा आपने कब तक लगाया? ये लास्ट डे तक मेरा सारा काम चल रहा था। डिलीवरी के दिन तक? बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट डे डिलीवरी के दिन तक। और कभी विचार नहीं आया किसी डॉक्टर को दिखाने के बारे में? डॉक्टर को दिखाने के विषय में ऐसा था कि हमारी इच्छा तो पहले ही से थी कि ऑर्गेनिक बेबी हो, पर मैंने ये बताया था कि अगर कहीं मुझे ज़रूरत लगी, मुझे किसी भी तरह का खतरा महसूस हुआ, कोई रिस्क मुझे लगा, तो मैं इमीडिएटली डॉक्टर की या जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी उसके पास चली जाऊंगी। तो बस मेरा यही था कि जब तक मुझे ठीक लग रहा है तब तक मैं इसे कंटिन्यू करूंगी। और बस मुझे अंत तक ठीक ही लगा, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इसमें तो कोई डेंजर है। में आपने प्रकृति के नियमों का पालन किया जी, अक्सर कच्चा खाना खाया, फिजिकल एक्सरसाइज लगातार जारी रखी आपने, प्रभु का ध्यान करते रहे, और धूप लेते रहे, हम धूप लेते रहे विटामिन डी के लिए जी। और किसी भी इमरजेंसी में आप तैयार रहे वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कि कुछ हो जाए तो आप वैकल्पिक व्यवस्था भी ले सकते हैं। और मूवमेंट, जैसा आपने कहा कि मूवमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा जो अंग आता है वो भी उतना ही क्रिटिकल है इस विषय में पीयूष भाई, और वो तीसरा अंग है आराम करना, माने रेस्ट। हम सब कुछ करें लेकिन आराम न मिले ना तो सब किया धरा फील हो जाता है। एक बात मैं बताऊंगी कि जैसे बताया कि आराम ज़रूरी है, तो रिलैक्स्ड रहना, मतलब मन से रिलैक्स्ड रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे हमने जब ये तय किया था कि इसकी सारी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, और हमें पता था कि बहुत लोगों का विरोध है, परिवार का भी विरोध है, जब हमने ये जिम्मेदारी ली है तो इसके अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट, अगर एक भी नेगेटिव थॉट आ जाता है तो ये इतनी सारी तैयारी के अंदर ये जहर मिला देगा। बहुत बढ़िया। तो हमें हर समय पॉजिटिव ही रहना था। कहीं कोई गलत थॉट आ जाए या ये लगे कि आगे क्या होगा, कुछ गलती हो गई तो कभी मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड लिटरेचर भी बहुत अवेलेबल है आजकल, तो कभी कुछ पढ़ लिया कि भाई अलाना फलाना के साथ ऐसा हो गया था या उनके साथ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, तो हाँ, तो वो सारी नेगेटिविटी से मैं दूर रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैंने जो ज़रूरत का था थोड़ा बहुत पढ़ा, पर जो फियर मॉन्गरिंग एक होती है ना, जो एक डर का जो माहौल बन जाता है,
उससे मैं बहुत कॉन्शियसली दूर रहती थी कि मुझे ये सारा फीलिंग नहीं चाहिए इस समय पे, क्योंकि मैं एक बहुत नोबल कार्य में बहुत लगी बढ़िया। हुई हूँ और इसके अंदर मैं कोई गलत थॉट नहीं डालना चाहती हूँ। थोड़ी सी चिंता हो रही थी कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो अगर गड़बड़ हो हाँ, हाँ तो इमरजेंसी में क्या करेंगे? तो ऐसे कम कोई साथ रहे तो अगर इन केस कुछ गलत हो ठीक भी रहा है तो आप किसी डॉक्टर के पास गए क्या? नहीं, डॉक्टर के पास तो नहीं। हमने सोचा कि क्यों नहीं हम हमारे समाज में पहले ये दाइयाँ हुआ अरे करती थी। वाह, मिडवाइफ। हाँ जी, जी मिडवाइफ। जी जी। तो पहले जब घरों में ही बच्चे पैदा होते थे तो एक दाई होती थी गांव की, वो एक्सपर्ट होती थी, आ जाती थी और वही सारा संभालती थी। तो हमने सोचा कि अब दाई कहाँ ढूंढे मिडवाइफ शहर मिली के कहाँ अंदर। आपको? हाँ। हाँ, हमें भी बहुत कोशिश करने के बाद में हमने पता किया कहाँ कहाँ है। फिर किसी ने बताया कि मिलेंगी भी तो झोपड़पट्टी टाइप के एरिया में मिलेंगी। ओके ओके। तो हमारे घर के पीछे की तरफ एक झोपड़पट्टी है, तो वहीं पे हम लोग चले गए और मिले कई लोगों से और पूछ रहे थे और फिर ढूंढते ढूंढते मिल गई। एक बड़ी उम्र की एक औरत थी अरे वाह। और उनसे जाके हम मिले कि भाई ऐसा ऐसा हमारा प्लान है, घर पे बच्चा होगा तो आप आइए और आपकी देखरेख में ये सारा काम हो सकता है अच्छी तरह से। जैसे ही हमने उन्हें ये बात बताई तो वो बहुत डर गई ओहो। और कहने लगी नहीं नहीं नहीं, ये सब मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया, मैं नहीं करती हूँ। और ये फिर आप पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं आप पुलिस को बुला देंगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना। तो बजाय उसके कि वो हमें कोई सांत्वना देती, हम ही उन्हें शांत करा रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, आप आराम से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर समय आया तो डिलीवरी तो ऐसे ही हो जाएगी, बच्चे को जब बाहर आना है तो बच्चा बाहर आ ही जाएगा। पर अगर आप आसपास रहेंगी तो हमें अच्छा लगेगा, हमें ज़रा दिल में एक दिलासा बहुत रहेगा बढ़िया। कि कोई जी, है जी। साथ में। तो फाइनली वो मान गई कि चलिए ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और फिर उन्होंने एग्जामिन भी किया मुझे और बोले अभी कुछ दिन और जाएगा। तो हमने कहा और कितने दिन जाएंगे? तो बोली 15 दिन और जाएगा, और 15 दिन तो जाएगा। तो बस ये मुझे छू के ऐसे वो बता रही थी। अरे वंडरफुल। और आप मानेंगे नहीं कि एग्जैक्टली 15 दिन ही गया उनके कहने के बाद से। मतलब और- मिडवाइफ और दाइयाँ इतनी टैलेंटेड हैं। हाँ जी, उतना नॉलेज इनका, इतना स्किल तो इनके आपने पास होता डिलीवरी के टाइम है। पे उनको बुलाया या नहीं बुलाया? हाँ, बुलाया हमने। और आपने बुलाया उनको? जब जिस दिन पारुल का जो लेबर शुरू हुआ 4 बजे शाम के आसपास, तो हमने फिर उनको फ़ोन किया। करीब मैं 2-3 घंटे लगातार, मैं 20-25 कॉल मैंने किया, लेकिन अच्छा। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने ओह। फ़ोन उनका स्विच ऑफ हो गया। लेबर शुरू हुआ शाम में करीब 4 बजे 5 बजे के करीब। जी। और शुरू में हम समझ नहीं पा रहे थे कि यही लेबर है या ओके। नहीं है। जो कुछ इसके बारे में पढ़ा था बस उसी से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे थे कि कितने फ्रीक्वेंटली कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, अच्छा, रेगुलर है या इरेगुलर है। तो बस यही सब दिमाग में चल रहा था कि ये सचमुच लेबर है। कई बार ये हमने ये भी पढ़ा था कि फॉल्स अलार्म्स होती हैं, ओके। कि लगता है जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई है, लेकिन फिर कुछ समय बाद वो रुक जाता है, फिर 1 दिन बाद या 2 दिन बाद फिर सही में लेबर शुरू होता है। तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये सचमुच में लेबर शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। तो बहरहाल मैंने सोचा कि अब घर के जो काम दिख रहे थे, मैंने कहा मैं पहले वो सारे निपटा लूँ। तो मैंने उस स्टेज में झाड़ू पोछा? जी नहीं, झाड़ू पोछा तो नहीं, पर बर्तन साफ कर दिए मैंने। किचन में जो चीज़ें जहाँ लगाना था वो सब मैंने कर दिया। मैंने कहा कहीं सचमुच हो ही गया बच्चा तो फिर उसके बाद कौन करेगा, तो उससे पहले ही कर लेते हैं। तो बस यही करते करते, और मैंने इनफैक्ट एक आध बार बोला भी कि ये शायद फॉल्स अलार्म ही होगा, क्योंकि ये इरेगुलर इंटरवल पे हो रहा है। लेकिन ये होते गया, ये बढ़ते बढ़ते रात में ये 4-5 घंटे जब हो गए तो फिर हमने कहा कि अब ये शायद सीरियस लग रहा है। तो बाथ टब भी जो लाके रखा हुआ था तो उसमें गर्म पानी डाल दिया, और फिर ये बार बार ये गर्म पानी लाके, क्यों बाथटब में? एक ऐसा है कि बाथ टब के अंदर या आप पानी के अंदर जब बैठते हैं तो आपकी मसल्स रिलैक्स होती हैं। अच्छा। और इससे आसानी होती है। मतलब एक तो ये कि आपका लेबर जो है वो ईज होता है, थोड़ा सा ज़्यादा पेनफुल नहीं रहता है, और दूसरी बात है कि इससे डिलीवरी में भी आसानी होती है। वो जो कॉन्सेप्ट था वो वाटर बर्थिंग का, कि पानी में कैसे, जब क्योंकि बच्चा भी माँ के गर्भ में जो है पानी के अंदर ही होता है, बिल्कुल। और वो थोड़ा सा ल्यूकवार्म सलाइन वाटर टाइप होता है, वो समुद्र के पानी से बहुत मेल खाता है। तो जो है उसी तरीके से जो है हमने भी एनवायरनमेंट रखा था बाहर, हल्का सा वार्म पानी में जहाँ पारुल बैठ रहे थे। लेकिन हमने जो है वाटर बर्थ की जगह हमने सोचा हाइड्रो बर्थिंग जो है, मूवमेंट भी थोड़ी सी होती है। और एक और बात जो हम जानते थे वो ये था कि जो हमने, मतलब अक्सर हमने फिल्मों में और देखा था कि
औरत जो है वो लेटी होती है डिलीवरी के समय पे। सभी लेटे होते हैं इसमें क्या है? हाँ, तो डिलीवरी के ये हाँ, तो ये मैंने बाद में कहीं पे पढ़ा था कि जो लेटने वाला पोजीशन है उसके अंदर पेन बहुत ज्यादा होता है हर कॉन्ट्रैक्शन Really? में। जी जी इसके जी, अलावा और भी ये- कोई सिचुएशन है, पोजीशन है क्या? हाँ, तो फिर हमको हमने ये पढ़ा था कि बजाय लेटने के अगर औरत खड़ी रहती है या स्क्वाट करती है, Really? स्क्वाटिंग पोजीशन, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। स्क्वाटिंग की क्योंकि- कंडीशन? जी जी जी, क्योंकि इसमें क्या है, ग्रेविटी का भी सपोर्ट मिलता है। ओह, तो वेरी बच्चा वैसे ही लॉजिकल। बाहर आने की कोशिश कर रहा है और जी। उसमें उसे ग्रेविटी का अगर सपोर्ट तो मिल जाए डर नहीं तो ये लगता उसमें बच्चे को नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बल्कि सबसे आसान और सबसे कंफर्टेबल पोजीशन यही रहता है औरत जी के लिए। जी। तो हम लोग वही बार बार, मैं कभी टब में जाके बैठ जाती थी, कभी मैं बाहर आके बैठ रही थी, और इसी तरह करते करते काफ़ी घंटे गुजर गए, करीब 10-12 घंटे गुजर गए, और कॉन्ट्रैक्शंस भी बढ़ती जा रही थी, और हम समझ भी नहीं पा रहे थे कि पता नहीं और कितने घंटे चलेगा, क्योंकि हमने सही पढ़ा बात था है, कि सही बात है। हाँ, क्योंकि अब हमारा जो भी नॉलेज था वो कहीं ना कहीं से कुछ पढ़ा हुआ या किसी समझ से गया, सुना बिल्कुल हुआ ठीक, ऐसा ही नॉलेज बिल्कुल था। ठीक, हाँ, हाँ। तो हमने सुना था कि कई लोगों के तो 34-35 घंटे की लेबर होती है, तो अब पता नहीं था कि कितने घंटे और चलेगा। हर बार जब कॉन्ट्रैक्शन आती थी तो ये मेरे को बैक में मसाज अच्छा। करके देते थे, क्योंकि उस समय जब एकदम से पेन आती है तो उस समय अगर कोई आपको टच करे, कोई मसाज करे, तो बहुत अच्छा अच्छा लगता है। लगता है, ओके। तो एक बहुत सपोर्ट था मेरे लिए कि मेरे साथ ही थे, और हर बार और जितना मैं थकी हूँ उतना ही ये भी थक गए थे बाय द एंड ऑफ इट। तो फिर जन्म कैसे हुआ? स्क्वेटिंग कंडीशन में? जी जी जी, तो स्क्वाटिंग की कंडीशन में ऐसा था कि हमने पढ़ा था कि जो वजाइनल ओपनिंग है ये डायलेट होता है, और उसके बाद धीरे धीरे बच्चे का सिर बाहर आता है, क्राउनिंग होती है। हाँ हाँ। तो मुझे कुछ देर से फील हो रहा था कि शायद ये डायलेट हो रहा है, अच्छा। पर अब कोई और था नहीं बताने वाला कि ये सचमुच डायलेशन है या क्या है। तो मैंने बोला कि ज़रा तुम देखो, जब कॉन्ट्रैक्शन आती है तो देखो कि डायलेट हो रहा है क्या। पर बोले नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अंधेरा भी है, और कॉन्ट्रैक्शन आती थी तो फिर मुझे मसाज करने की कोशिश करते थे तो फिर देख नहीं पाते थे। तो फिर अगली जब कॉन्ट्रैक्शन आई तो मैंने ही टच करके देखा, तो बच्चे के सिर के बाल मुझे हाथ में टच हुए। तो फिर मैंने बताया, मैंने कहा अब जल्दी टाइम देखो, टाइम देखो, मैंने बच्चा होने को है। तो बोले कि टाइम देखा, बोले 3:57 हुआ है। तो मैंने कहा कि बस अब ब्रह्म मुहूर्त में हो जाएगा। तो और एग्जैक्टली 4:01 पर जो है हमारे छोटू का बर्थ हो गया। आपने बेबी को रिसीव किस तरह से किया? जी, तो अब देखिए, अब वो ऐसे बैठी थी और उनके पीछे मैं था। तो जैसे ही बेबी का सर जो है हल्का सा आने लगा तो मैंने अपना हाथ नीचे कर लिया था। एब्सोल्युटली वंडरफुल। जी, और जो चेहरा था वो मेरी ओर से आ रहा था। माने अगर आप देखें तो उसका जो चेहरा, फेस जो था वो मेरे तरफ से आ रहा था। तो वो हाँ ट्विस्ट किया होगा ना? हाँ घुमा होगा ना फेस, हेड जो है? हाँ, हेड जो है, जैसे उसका सर जो है 4:01 पे जो है हेड पूरा उसका बाहर आ गया। हाँ, फिर घुमा ठीक है, होगा ना हाँ। वो? और फिर जो है एक मैंने बहुत ही अद्भुत चीज़ देखी जी। पीयूष भाई, मैं कहना चाहूँगा, और मैं ये कहते हुए हमेशा जब भी मैं याद करता हूँ दृश्य को तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा हुआ कि मैंने बच्चे की आंख बंद थी, उसका चेहरा ऐसा बाहर इतना आ गया और उसने फिर ऐसे किया पूरा। जी जी हाँ, मतलब उसने पूरा संघर्ष दिखाया जो वो कर रहा था। हमको लग रहा था कि हम दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो छोटा सा जो शिशु अभी जिससे जन्म ही लिया है उसका संघर्ष मैंने पहली बार देखा कि वो उसने भी अपना चेहरा ऐसे करके, जैसे पूरा मेहनत करके वो निकल रहा है। तो प्रकृति कैसे कितने बारीकी से काम करती है, बहुत सुंदर। तो वो मैंने देखा। और उसने एक पुश लगाया और वो बच्चा आ गया। तो जैसे आया मैंने उसके हाथ में एकदम स्लाइड करके, जैसे नहीं क्या वो स्लाइडिंग पे जैसे होता है ना, वैसे स्लाइड करके मेरे हाथ में आ गया। जी जी जी। हाँ, और मैंने उसको हाथ पे डाला, मैंने कहा अरे पारुल देखो, अरहत आ गए। तो फिर वो कॉर्ड, अमेरिकन कॉर्ड वगैरह कैसे काटी आपने? अम्बिलिकल कॉर्ड हमने नहीं काटी। और नहीं काटी। इसके बारे में हमने भी हमेशा सुना था कि कॉर्ड क्लैंपिंग और कॉर्ड कटिंग किया जाता है जी। पर फिर कुछ रीसेंट लिटरेचर जो हमें पढ़ने में आया था उसके हिसाब से ये था कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उससे होके खून बच्चे के शरीर में जा रहा होता है। हाँ, बिल्कुल। और वो बर्थ के बाद भी वो जो प्लेसेंटा के अंदर जो खून पूरा आता है ये, वो बच्चे के अंदर जा रहा होता है, और उसको जब कट करते हैं तो बच्चा रोता है बहुत जोर से।
और ये है कि ये जो है बच्चे के जीवन में हम पहली हिंसा करते हैं, एक वायलेंस है जो कि हम जीवन की शुरुआत ही एक वायलेंट एक्ट के साथ कर रहे हैं। और इसको अवॉइड करने का भी तरीका है कि अगर कॉर्ड को काटा नहीं जाए और उसको नेचुरल जैसे है वैसे ही रहने दिया जाए, तो कुछ दिनों के अंदर ये खून धीरे धीरे बच्चे के शरीर में चला जाता है। फिर वो जो कॉर्ड है वो सूख के और कड़क होके और ऐसे ट्विस्ट से हो जाती है। और 5-6 दिनों के बाद में ये जहाँ से ये अम्बिलिकस है, यहाँ से ये अपने आप जैसे फूल सूख जाता है तो कैसे डाली से अलग हो जाता है, तो बस वैसे ही नेचुरली वो अलग हो जाती है, तो आपको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको लोटस बर्थिंग कहते हैं। और हाँ जी, तो ये भी हमने कहा जब इतना सारा किया है तो फिर तो वो कितने दिन में अलग हुई? ये 5-6 दिन लगा, 6 दिन लगा। लेकिन ये 6 दिन तक तो उसको संभाल के रखना, क्योंकि बिल्ली इसको बहुत ज़्यादा अटैक करती है। जी 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 जी। तो ऐसे में बस हम वही ध्यान था कि हम घर पे ही, मतलब एक कारण ये भी है ना कि जब प्लेसेंटा से अटैच होता है बेबी तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना होता उसका, तो ज़्यादा माँ के साथ में जो हम कहते हैं कि स्लीप शेयरिंग भी होती है, माँ भी सो रही है, बच्चा भी सो रहा है, तो वो जो स्पर्श होता है शरीर का वो बहुत आवश्यक है बच्चे के लिए साइकोलॉजिकली, उसको भी एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग और कनेक्टेडनेस। तो जनरली क्या होता है सी सेक्शन वगैरह में हम जब वो अलग करके और फिर हम बच्चे को क्या किस में डाल देते हैं, इंक्यूबेटर में डाल देते हैं, बच्चा माँ के लिए तड़पता है, रोता है। तो ये जो है हमने तो बिल्कुल नहीं पाया जब वो आराम से अपने माँ के पास था। और बस ध्यान ये था कि हाइजीन बना रहे ताकि इन्फेक्शन ना फैले, तो उसका हम थोड़ा बहुत ध्यान रख रहे थे। बात करने की तो ज़रूरत नहीं है, मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग और नो इम्यूनाइजेशन तो हुआ ही होगा आपके यहाँ। टीके वगैरह लगाने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। अरुण जी, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछने का दिल कर रहा है आपसे। जी सर, पूछिए। अरहत की डिलीवरी के टाइम पे आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी उम्र उस समय 37 साल होने में 1-1.5 महीना बाकी था। 37 ईयर्स पे आपने जी ये काम कर दिखाया। जी। बहुत सुंदर। रणजी जी, जरा अरहत को भी बुला लेंगे यहाँ पे, दर्शकों से मिलवा देते। बिल्कुल बिल्कुल सर। अरहत आइए। अरे वाह, हेलो। हेलो अरहत, हाउ आर यू? मैंने सुना है आपका एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट है, जरा दर्शकों को बताएंगे कि सैटर्न के कितने मून्स हैं? 82। एक्यूरेट, एक्सीलेंट, वंडरफुल। रणजी जी, पारुल जी, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, दर्शकों को भी पसंद आएंगी। कुछ लोग इस पे अमल करने का प्रयास भी कर सकते हैं। अगर उनमें से किसी को डिटेल गाइडेंस की ज़रूरत हो तो क्या आपके लिए समय देना संभव होगा? जी पीयूष भाई, यही हमारा जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, संकल्प है, मिशन है कि पूरे भारत की जितनी भी महिलाएं हैं सब तक ये संदेश पहुँचे और हर कपल, हर महिला जो है अपनी हेल्दी और हैप्पी कंसेप्शन, प्रेगनेंसी और डिलीवरी करा पाए। इसके लिए जो भी समर्थन चाहिए होगा, जो भी सहयोग चाहिए होगा, हम करने को तैयार हैं, हम करते भी आए हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स और हमारे ईमेल आईडी यहाँ दिए हुए हैं और उस पर आप हमें संपर्क करें, हम ज़रूर करेंगे आपकी हेल्प। थैंक यू सो मच।